हेलो बच्चों, तो चलिए मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ सुश्री क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो है क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 3rd चैप्टर, निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम का अगला टॉपिक है संयुक्त क्षेत्र या जॉइंट सेक्टर। हम अर्थ देखते हैं संयुक्त क्षेत्र का। तो जिनका स्वामित्व संयुक्त रूप से सरकार, निजी उद्यमी और जनता के द्वारा किया जाता हो, ऐसा प्रक्रम संयुक्त क्षेत्र कहलाता है। इसमें संयुक्त यानी सरकारी भी कुछ अंश होगा, सरकारी भी कुछ पूंजी लगेगी, कुछ निजी व्यक्तियों की भी पूंजी लगेगी और कुछ जनता के द्वारा जो शेयर्स खरीदे जाएंगे उसके माध्यम से भी पूंजी लगेगी और इस पर सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन ये संयुक्त क्षेत्र होता है क्योंकि इसमें निजी उद्यमी भी होते हैं और जनता भी होती है। अब इनके द्वारा जो लाभ अर्जित किया जाता है वो लाभ सार्वजनिक निजी क्षेत्र अपने अपने अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। अब इनकी पूंजी लगाने का अनुपात क्या है? तो पूंजी का विभाजन सरकार के द्वारा 26%, निजी क्षेत्र के द्वारा 25%, जनता के द्वारा 49%, ऐसा मिलकर पूरा 100% होता है। तो तीनों अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं और तीनों की पूंजी मिलकर 100% होता है। तो जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है उसी अनुपात में वो लाभ को भी बांट लेते हैं। अब हम यदि इसकी परिभाषा देखते हैं तो संयुक्त क्षेत्र सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के मध्य साझेदारी का एक रूप है। यानी सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर जो साझेदारी कर लेते हैं वह साझेदारी एक संयुक्त क्षेत्र कहलाती है। अब ऐसे संयुक्त क्षेत्र भारत में हैं। भारत के संयुक्त क्षेत्र के प्रमुख उद्योग हैं कोचीन रिफाइनरी, गुजरात फर्टिलाइजर, मद्रास रिफाइनरी, भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज, आंध्र पेपर और बहुत सारे उपक्रम ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ हमने 2 उदाहरण आपको बताए हैं। अब हम देखते हैं कि संयुक्त क्षेत्र की विशेषताएं क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट सेक्टर। इसमें पहला है संयुक्त विनियोजन। विनियोजन यानी पैसा लगाना और संयुक्त यानी मिलजुल कर। तो इसमें सरकार के द्वारा 26%, निजी क्षेत्र के द्वारा 25% और जनता के द्वारा 49% अंश पूंजी का संयुक्त रूप से विनियोजन होता है। दूसरा है शासन का हस्तक्षेप। अब सरकार का हस्तक्षेप विनियोजन में तो 26% है, लेकिन फिर भी सरकार का पूरा नियंत्रण इस प्रकार के उपक्रमों पर रहता है। ये स्वतंत्र नहीं हो जाएंगे कि सरकार का हिस्सा कम है तो ये स्वतंत्र हो गए। सरकार का हिस्सा भले ही कम हो लेकिन सरकार का पूर्ण नियंत्रण इस प्रकार के उपक्रमों में होता है। फिर मध्य मार्ग। सार्वजनिक क्षेत्र पूर्ण पूंजीवाद और पूर्ण राष्ट्रीयकरण दोनों का मध्य भाग है। यानी पूरा प्राइवेटाइजेशन और पूरा पब्लिक सेक्टर या इन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ये अकेले जिस प्रकार के उद्योग करेंगे ये उनके बीच की स्थिति है। यानी कुछ पब्लिक और कुछ प्राइवेट सेक्टर मिलकर करते हैं। ये दोनों का मध्य मार्ग है। पूंजीवाद यानी पूंजीवाद और समाजवाद का मध्यम मार्ग है। यानी पूरा सरकार का भी नियंत्रण नहीं है और पूरा प्राइवेट लोगों का भी नियंत्रण नहीं है। इसके मध्य मार्ग है। फिर है सहभागिता। उत्पादन और प्रबंध में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को सहभागिता के अवसर मिलते हैं। इसमें सरकार और निजी दोनों सहभागिता के अवसर, दोनों जन भाग लेते हैं तो दोनों को अवसर मिलते हैं। फिर है मिश्रित स्वामित्व। सरकार और निजी व्यवसायी और जनता ये सभी मिलकर मिश्रित रूप से
कार्य करते हैं। तो इसको कभी संयुक्त क्षेत्र कहते हैं या इसको इसी कारण मिश्रित क्षेत्र भी कहते हैं। फिर अगला है एकाधिकार की समाप्ति। जिस प्रकार अकेला सार्वजनिक क्षेत्र है तो वो अपना एकाधिकार करेगा, अपने अनुसार चलेगा, और यदि प्राइवेट सेक्टर है तो वो पूरी तरह अपने अनुसार चलेगा। तो इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार के एकाधिकार की समाप्ति हो जाती है। न प्राइवेट सेक्टर एकाधिकार कर पाता है और न ही पब्लिक सेक्टर एकाधिकार कर पाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट सेक्टर। पहला है बिना राष्ट्रीयकरण के उद्योगों पर नियंत्रण बनाना, यानी राष्ट्र का तो थोड़ा हिस्सा है ही, सरकार का थोड़ा हिस्सा है ही, लेकिन पूर्ण रूप से सरकार का हिस्सा नहीं है। इसलिए जो राष्ट्रीयकरण होने के बाद उद्योगों पर नियंत्रण किया जाता है, जो पूरे सरकारी उद्योगों हैं उन पर पूरी तरह सरकार का नियंत्रण है, लेकिन बिना सरकारी उद्योगों के भी इस प्रकार के संयुक्त क्षेत्र पर सरकार का ही नियंत्रण होता है। तो राष्ट्रीयकरण किए बिना उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण बना सकते हैं। फिर निजी क्षेत्रों को राष्ट्रीयकरण के भय से मुक्त कराना। निजी क्षेत्र जो होते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं, वो सरकार के राष्ट्रीयकरण के भय से मुक्त हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, ये हमेशा भय लगा रहता है निजी क्षेत्र वालों को, वो भय से मुक्त हो जाते हैं संयुक्त क्षेत्र के कारण। फिर उद्योगों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्राप्त करना। सरकार इसमें शामिल होने के कारण उद्योगों में पर्याप्त मात्रा में जो जो संसाधनों की आवश्यकता होती है वो सारा सरकार जो है वो प्रदान करती है। इसलिए उद्योगों के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बनी रहती है। फिर निजी क्षेत्र की एकाधिकार की प्रवृत्ति नियंत्रित करना। निजी क्षेत्र जैसे एकाधिकार करता है तो एक वस्तु की कीमत को वो जितना चाहे उतना रखता है, कौन सी वस्तु बनाना ये भी वो तय करता है, कितना लाभ लेना ये भी वो तय करता है। तो जो एकाधिकार की प्रवृत्ति है निजी क्षेत्र की या प्राइवेट सेक्टर की, वो उस पर इस संयुक्त क्षेत्र के माध्यम से नियंत्रण रखा जा सकता है। और फिर निजी क्षेत्र की प्रबंध योग्यता का लाभ उठाना। तो जब निजी क्षेत्र होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, तो वो वहां अपने सेक्टर में बहुत अच्छे प्रबंधकों की नियुक्ति करते हैं, क्योंकि प्रबंधक अच्छा हो तो ही व्यवसाय अच्छा होगा। तो जो निजी क्षेत्र होते हैं वो प्रबंध की जो योग्यता है उनके निजी क्षेत्र की, उसका लाभ संयुक्त क्षेत्र में मिलता रहता है। तो चलिए ठीक है, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।